अरे भाई बातें नहीं है ना। अपना जो टॉपिक रहने वाला है महाद्वीपीय महासागर या फिर अपन बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ठीक है, सबसे पहले अपन जनरली बात करें कि जो अपनी पृथ्वी है या फिर जो अपनी अर्थ है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो रिलीफ या जो उच्चावच है वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी या फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ बोल दो, सेकंड तृतीय श्रेणी या फिर अपन बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिलीफ, और तृतीय श्रेणी जिसे अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे जो महाद्वीपीय महासागर है ये कौन सी श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत आते हैं? तो इनको शामिल किया जाता है कौन सी में? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। कौन सी श्रेणी के उच्चावच आते हैं? प्रथम श्रेणी है जिसे अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। अब सबसे पहले अपन जनरली बात कर लें कि भाई प्रथम श्रेणी के उच्चावच अपन इनको कहा क्यों। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो अपनी अर्थ है जिसका ओरिजिन कितने समय पहले हुआ? कितने समय पहले बनी? 4.6 अरब वर्ष पहले। किससे अलग हुई? सूर्य से। प्रारंभिक रूप में जब अपन जनरली बात करे थे कि भाई सूर्य से जैसे अलग हुई तो जैसे जैसे इसकी दूरी में क्या हुई? वृद्धि हुई। उसी के साथ साथ जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर या तापमान है उसमें क्या आने लगी? कमी। और पृथ्वी के सरफेस या धरातलीय भाग के तापमान में कमी आने के परिणाम से क्या हुआ कि पृथ्वी का ये जो सतही भाग है, सरफेस वाला जो भाग है, इसमें संकुचन प्रक्रिया के कारण जो भूपर्पट्टी वाला भाग है वो क्या होता गया? संकुचित, यानी कि सिकुड़ता चला गया। और सिकुड़न के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस सतही भाग के ऊपर 2 स्थलाकृतियां बन गई, एक तो ऊपर उठा हुआ भाग और एक कौन सा? नीचे की ओर धंसा हुआ भाग। अब ऊपर उठा हुआ भाग और नीचे की ओर धंसा हुआ जो भाग होता है इसको अपन ने नाम क्या दिया है कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो तो क्या कहलाता है? अपनति। ये तो क्या कहलाता है? अपनति या एंटीक्लाइन कहलाता है। और जो नीचे की ओर जो धंसा हुआ भाग है इसे क्या नाम दिया जाता है? ये कहलाता है अभिनति, ये जिसे अपन बोलते हैं सिंक्लाइन। ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? अपनति या एंटीक्लाइन, और नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अभिनति या सिंक्लाइन कहलाता है। जैसे ये अपनति और अभिनति के रूप में संरचना परिवर्तित हुई तो इसी का जो दबाव है वो दबाव किसके ऊपर लगा? आंतरिक भाग के ऊपर, क्योंकि आंतरिक भाग का जो पदार्थ था वो वर्तमान में भी कैसा है? द्रव अवस्था में, उच्च तापमान के कारण। अब जैसे आंतरिक भाग में दबाव लगा तो दबाव लगने के परिणाम से जो आंतरिक भाग में जो द्रव पदार्थ विद्यमान था वो सतह को तोड़कर क्या हो गया? धरातल पर प्रकट हो गया। और जैसे ही धरातल पर प्रकट हुआ उस पदार्थ को अपन ने नाम क्या दिया? मैग्मा। कौन सा पदार्थ आया? मैग्मा। और मैग्मा के बाहर आने की क्रिया को अपन क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी। कि भाई जब भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का द्रव पदार्थ एक पतली नली या दरार के सहारे कहाँ पर प्रकट हो जाए? सतह पर, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी या वोल्केनो कहलाती है। ठीक है, अब इस ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जो निःसृत पदार्थ होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के। एक तो जलवाष्प, एक गैसें और एक चट्टानों का पिघला हुआ रूप। जब तीनों साथ होते हैं तब तो क्या कहलाता है? मैग्मा। और जैसे ही सतह के ऊपर आएगा 2 तत्व कौन से? जलवाष्प और गैसें। कहाँ चली गई? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जाते केवल बचा क्या? चट्टानों का पिघला हुआ रूप, उसको अपन क्या बोल देते हैं? लावा। तो जैसे ही जलवाष्प और गैसें बाहर निकली, अब जलवाष्प जो है जैसे ही बाहर निकलती है तो उच्च तापमान से निम्न तापमान के संपर्क में आती है तो कौन सी प्रक्रिया करती है? संघनन प्रक्रिया। इस संघनन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि पृथ्वी का जो बाहरी वायुमंडल वाला भाग है उसमें किसका निर्माण हो गया? बादलों का। और बादलों में जब लगातार जलवाष्प की मात्रा जाकर जमा हो रही थी तो बादलों में जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या हो गई? कम। और बादलों ने उस जलवाष्प की मात्रा को वापस कहाँ छोड़ दिया? धरातल या सतही भाग पर। और जैसे ही सतह पर छोड़ा उस क्रिया को अपन ने नाम क्या दे दिया? तो क्या होना प्रारंभ हुई? वर्षा। अब जैसे ही वर्षा का जल कहाँ पर आया? सतही भाग पर। तो सतही भाग जैसे पहले तो गर्म थी और जैसे ही वर्षा का संपर्क हुआ तो सतह क्या हो गई? तीव्र गति से शीतल या ठंडी होना प्रारंभ हो गई। अब जैसे ही तीव्र गति से शीतल हुई तो ये जो अपनति और अभिनति थी इसका आकार और भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जैसे अपनति और अभिनति का आकार बड़ा हुआ तो ये जो वर्षा का जल था ये किस में आकर जमा हो गया? अभिनति वाले भागों में। तो अभिनति वाले जो भाग थे वो तो वर्षा के डूब क्षेत्र यानी जल के डूब क्षेत्र में आ गए। तो ये जो जल में डूबे हुए भाग थे इनको तो क्या नाम दे दिया अपन ने? महासागर। ये तो बन गए महासागर। लेकिन जो जल के डूब क्षेत्र से क्या थे? बाहर, इनको अपन ने नाम क्या दे दिया? महाद्वीप। तो पृथ्वी तल के ऊपर सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? महाद्वीप एवं महासागरों का। तो इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच या फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ तो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर कार्य करने वाले बल कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी तल पर कार्य करने वाले बल जिन्हें अपन फोर्स की संज्ञा देते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मानव के ऊपर भी 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आंतरिक और एक कौन सा? बाह्य या बहिर्जनिक जिसे अपन बोल सकते हैं। एक तो अपने अंदर से विचार आता है, ठीक है,
कि भाई RAS की मैं तैयारी कर लूँ, ठीक है। एक बाहर से विचार आएगा, किसका, मम्मी पापा का हो सकता है, अपने किसी रिश्तेदार का हो सकता है, सगे संबंधियों का हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, ठीक है। वो विचार तो कौन सा, बाह्यजनिक। और अपने अंदर से जो विचार आ रहा है वो कौन सा, अंतर्जनिक। जो भी मानव परिणाम होता है किसी भी, चाहे वो अधिकारी बन जाए चाहे नहीं बने, इन्हीं दोनों बलों का परिणाम होता है। यदि अंदर से आने वाले विचार को वो क्या कर ले, ग्रहण कर ले, और उसके ऊपर यदि कार्य करेगा, ठीक है, तो सफलता क्या मिलेगी, जल्दी। अंदर आने वाले विचार को तो क्या कर दिया, दबा दिया, बाहर से आने वाले विचार को क्या कर लिया, प्रभावी कर लिया, तो उसको सफलता मिलने में समय क्या लगेगा, ज़्यादा। क्योंकि अंदर से जो विचार है अपनी खुद की इच्छा है वो, और खुद की इच्छा के विपरीत यदि आप कोई सा भी कार्य करोगे उसमें कभी भी आपको सफलता समय पर प्राप्त नहीं होगी, उसमें असफलता मिलना ही क्या है, निश्चित है। तो हमेशा विचार कौन सा मानना चाहिए, अंदर। यानी कि पृथ्वी तल पर भी जो परिवर्तन लाने वाला सबसे प्रभावी कारक है वो कौन सा है, अंतर्जात बल, ठीक है। जबकि उस असमानता को दूर करने का कार्य कौन सा करता है, बहिर्जनिक बल। तो पृथ्वी पर कार्य करने वाले बल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अंतर्जनित और एक कौन सा, बहिर्जनिक, जिसे अपन बोल देंगे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। इन दोनों बलों के परिणाम से क्या होगा कि इन महाद्वीप और महासागरों के ऊपर क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएंगे पर्वत, दूसरा क्या बन जाएगा, पठार, तीसरा क्या बन जाएगा, मैदान, और चौथा बन जाएगा घाटियां या वैलीज। तो ये जो चार बने, पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां, किनके ऊपर बने, महाद्वीप एवं महासागर, इनके पश्चात बने, तो क्या कहलाए, ये हो जाएंगे कौन से, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो इन्हें बोल दिया अपन ने क्या, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे ही द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ तो उसके पश्चात द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर क्या कार्य करेंगे, बहिर्जनिक बल। क्योंकि अंतर्जनित बलों के कारण तो किसका निर्माण हो गया, पर्वत पठार का निर्माण हो गया। अब इनके ऊपर जो कार्य करने वाले कौन से, बहिर्जनिक बल। और बहिर्जनिक बलों में अपन दो को ही शामिल करते हैं, एक तो कौन सा होता है, अपक्षय, और एक कौन सा होता है, अपर्दन। एक तो अपक्षय और एक कौन सा, अपर्दन, जिसे अपन इसे तो बोल सकते हैं वेदरिंग, और ये हो सकता है इरोजन, ठीक है। तो अपक्षय नहीं तो तात्पर्य क्या होता है, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, विघटित या वियोजित होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। टॉफी खाते हो सारे, सस्ती वाली या महंगी वाली हैं, दोनों कैटेगरी खाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 पैसे वाले की बात कर लेते हैं, मुंह में डाल के खाते हो, ठीक है। अब दो प्रकार से खाते हो, एक तो टॉफी अपने पैसे से लाए अपन, एक टॉफी अपने किसी फ्रेंड ने दी है, दोनों का खाने का तरीका अलग अलग होगा। अपने पैसे दे के लेके आएंगे तो उसमें कभी भी दांतों का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा वो मुंह में रखे उसको भूल जाएंगे। 5-7 मिनट तक चलेगी, लेकिन 5-7 मिनट के बाद में वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त। क्या हो गया उसका, अपक्षय। कौन सा अपक्षय हुआ, रासायनिक। आपने किसी प्रकार के बल का उस पर प्रयोग नहीं किया, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण वो घुलकर अपने स्थान से हट गई, तो प्रक्रिया क्या कहला रही है, अपक्षय। ये तो हुआ रासायनिक। लेकिन पता है भाई फ्रेंड ने एक दे दी, भाई एक खाने के बाद ही दूसरी मिलेगी, मुंह में डालते फटाक से दांतों से टुकड़े टुकड़े करके खत्म। कौन सा किया, अपक्षय किया। लेकिन कौन सा अपक्षय किया, भौतिक अपक्षय। तो जब अपन ने किसी बल या दबाव का प्रयोग करके यदि चट्टानों को तोड़े तो वो अपक्षय तो कौन सा होता है, भौतिक। लेकिन चट्टान पर अपन ने किसी बल का प्रयोग नहीं किया, चट्टान अपने आप ही टूट गई, चूर्ण में कन्वर्ट हो गई, तो वो कौन सा अपक्षय कहलाता है, रासायनिक अपक्षय। अब जो चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट चुकी है किसी भी प्रक्रम द्वारा, वो चट्टान यदि अपने मूलभूत स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर गतिशील हो जाए, खुद थोड़ी जाएगी, कोई ना कोई गतिशील प्रक्रम क्या करेगा, उसको उसके मूल स्थान से क्या करेगा, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा, तो गतिशील प्रक्रम क्या कहलाएगा, अपर्दन, ठीक है। और उन्हें अपन बोल सकते हैं अपर्दनकारी प्रक्रम। जैसे हो सकता है नदी, जैसे हो सकती है पवन, जैसे हो सकती है हिमानी, सागरीय लहरें और भूमिगत जल, ये सारे कौन से प्रक्रमों में आते हैं, अपर्दनकारी प्रक्रमों में। तो अपक्ष और अपर्दन के कारण क्या होगा कि जो पर्वत पठार मैदान वगैरह बन गए, इनके ऊपर किसका निर्माण हो जाएगा, स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। और ये जो स्थलाकृतियां बन रही है ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगी, ये कहलाएगी तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। जिसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर यदि बोलना चाहिए तो जैसे वी आकार की घाटी है, बालू का स्तूप है, जलप्रपात है, गोकुर झील है, डेल्टा है, ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं किसमें आएगी, तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में। तो सबसे पहले कौन बने, महाद्वीप एवं महासागर, जिनके निर्माण के यदि अपन समयावधि बताना चाहिए तो 3 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण हुआ। अब इतने समय पहले बन चुके हैं, तो इतने समय से लेकर वर्तमान समय तक यदि अपन बात करें तो इनके स्वरूप में लगातार क्या रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। उसी परिवर्तन की अपन बात करेंगे जिसे अपन बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। लेकिन सिद्धांत से पहले अपन 2-4 परिकल्पनाओं की बात करेंगे, क्योंकि सिद्धांत अलग चीज होती है और परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस अलग होती है, दोनों शब्द अलग अलग, एक परिकल्पना और एक क्या होती है, सिद्धांत। परिकल्पना में तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी अपने मस्तिष्क में विचार आया उस विचार को अपन ने
कह दिया। जैसे आप कई बार बोल देते ना, भाई मेरे को रात को सपना आ गया, मैं चलते चलते ऐसे सोच रही थी, तो आपकी क्या है, कल्पना। ठीक है, तो उसे अपन परिकल्पना की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन इसी की यदि अपन किसी के सामने इसको उल्लेखित कर दिया, साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत कर दिए, और उसके पश्चात सामने वाले को ठीक नहीं लगे कि नहीं नहीं तू तो ऐसे बकवास कर रहा है, ठीक है, और उसकी क्या कर दे, आलोचना, तो आलोचना करते ही वो क्या हो जाएगा, सिद्धांत की श्रेणी में आ जाएगा। तो परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर क्या होता है, परिकल्पना के अंतर्गत जो सामने वाले के मन में या मस्तिष्क में जो विचार आ गए, उन विचारों को किसी दूसरे से साझा कर लिया, बता दिया किसी को, तो वो तो क्या हो गई, परिकल्पना। लेकिन उसको बताने के पश्चात, चाहे तर्क भी दे दिया आपने, लेकिन उसके पश्चात यदि सामने वाले को ठीक नहीं लगी और उसने क्या कर दी, उसकी आलोचना, तो फिर वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, सिद्धांत की श्रेणी में। तो पहले तो अपन बात करेंगे परिकल्पना की, उसके बाद में किसकी बात करेंगे, सिद्धांत की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें परिकल्पनाओं की, तो उससे पहले एक बार 2-4 लाइनें नोट कर दो सामान्य परिचय में। ऊपर हेडिंग डालना महाद्वीप एवं महासागर, क्योंकि सिलेबस में आपके महासागर तो नहीं है, केवल कौन है, महाद्वीप, तो महाद्वीप के साथ ही महासागर तो ऐड रहेगा, है ना। महाद्वीप एवं महासागर, फर्स्ट लाइन है ना। फर्स्ट लाइन है ना, डैश लगा के लिखो सामने। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है, मानी जाती है। जो प्रारंभ में सूर्य से, प्रारंभ में सूर्य से अलग हुआ, सूर्य से अलग हुआ एक गैसीय पिंड है, सूर्य से अलग हुआ एक गैसीय पिंड है, गैसीय पिंड है। अगली लाइन, पृथ्वी व सूर्य, पृथ्वी व सूर्य, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, सूर्य के मध्य की दूरी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, वृद्धि के परिणाम स्वरूप निरंतर तापमान में कमी, निरंतर तापमान में कमी तापमान में कमी के कारण, तापमान में कमी के कारण भूप्रपटी, भूप्रपटी की संकुचन क्रिया, भूप्रपटी की संकुचन क्रिया के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग का द्रव पदार्थ, आंतरिक भाग का द्रव पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी के रूप में सतही भाग पर, सतही भाग पर प्रकट हुआ, जिससे वर्षा, वर्षा के कारण, वर्षा के कारण भूप्रपटी शीघ्रता से शीतल होकर, शीघ्रता से शीतल होकर
अपनति व अभिनति, अपनति व अभिनति, अपनति व अभिनति के रूप में, अपनति व अभिनति के रूप में परिवर्तित हुई, अपनति व अभिनति के रूप में परिवर्तित हुई। अपनति ऊपर उठा हुआ भाग, अभिनति नीचे की ओर दसा हुआ भाग, ठीक है। या फिर जैसे जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि भाई यदि आप किसी पर्वतीय चोटी पे चले गए, जैसे भाई हनुमान जयंती आ रही है तो हनुमान जी के मंदिर पे चले गए तो आप हो अपनति पर, ठीक है। और यदि वापस यदि नीचे में घाटी में आके यदि आप अपने वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर वापस जा रहे हो तो वो स्थान कौन सा है, अभिनति। यानी सतही भाग का जो हमेशा ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो कौन सा, अपनति। नीचे दसा हुआ भाग क्या होता है, अभिनति होता है ना। अपनति व अभिनति के रूप में परिवर्तित हुई है ना। अगली लाइन, वर्षा का जल, वर्षा का जल अभिनतीय भागों, वर्षा का जल अभिनतीय भागों, वर्षा का जल अभिनतीय भागों में जमा होने से, अभिनतीय भागों में जमा होने से, अभिनतीय भागों में जमा होने से महासागर, अभिनतीय भागों में जमा होने से महासागर तथा अपनतीय भाग, अपनतीय भाग, अपनतीय भाग जो जल के डूब क्षेत्र से, अपनतीय भाग जो जल के डूब क्षेत्र से, जो जल के डूब क्षेत्र से बाहर रह गए, जल के डूब क्षेत्र से बाहर रह गए, महाद्वीप कहलाए, महाद्वीप कहलाए। अगली लाइन, अतः महाद्वीप व महासागर, अतः महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं जिनका निर्माण, जिनका निर्माण 3 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, जिनका निर्माण 3 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ, 3 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जो समय के साथ, जो समय के साथ परिवर्तित व परिमार्जित होते रहे हैं, जो समय के साथ परिवर्तित व परिमार्जित होते रहे हैं, समय के साथ परिवर्तित व परिमार्जित होते रहे हैं, परिवर्तित व परिमार्जित होते रहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो, प्रमुख परिकल्पनाएं, प्रमुख परिकल्पनाएं। ठीक है, 3 की बात करेंगे बट इसमें एक तो अपन पढ़ेंगे लॉर्ड केल्विन का मत, दूसरा इसमें रहेगा अपना लेफवर्थ व लाउ का मत, और तीसरी जो सबसे मुख्य है वो है चतुष्फलक परिकल्पना। और चतुष्फलक परिकल्पना के जो प्रतिपादक रहेंगे वो है लोथियन ग्रीन। तो 3 मत है,
सबसे पहले अपन बात करें कि भाई महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहला मत जो था वो किसका था? लॉर्ड केल्विन का। और लॉर्ड केल्विन ने कौन सी क्रिया को उत्तरदायी माना महाद्वीप और महासागरों के लिए? संकुचन प्रक्रिया। जो अपन ने सारी बात अभी करी ना, तो ये सबसे पहले पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। प्रारंभ में गैसीय पिंड था, लेकिन सूर्य से जैसे जैसे दूर होती गई इसके तापमान में क्या आने लगी? कमी। तापमान में कमी का प्रारंभिक जो प्रभाव वो कहाँ पर दिखाई दिया? सतही भाग पर। और सतही भाग पर कौन सी क्रिया? संकुचन प्रक्रिया के कारण क्या पड़ी? सलवटें पड़ी। और उन सलवटों का दबाव जब आंतरिक भाग के द्रव पदार्थ के ऊपर लगा तो द्रव पदार्थ उस पतली परपट्टी को तोड़कर कहाँ प्रकट हो गया? सतह पर, जिसे कौन सी क्रिया कहा अपन ने? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया में 3 पदार्थ आए, मैग्मा, जलवाष्प और गैसें। जलवाष्प और गैसें कहाँ गई? वायुमंडल में। तापमान में कमी के कारण कौन सी क्रिया? संघनन। संघनन से क्या बने? बादल। और बादलों से क्या हो गई? वर्षा होना प्रारंभ हो गई। और इस प्रकार से भूपरपट्टी पर महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ? निर्माण। ये सारी बात किनकी है? लॉर्ड केल्विन महोदय। क्योंकि केल्विन महोदय ने कौन सी क्रिया को उत्तरदायी माना है? संकुचन क्रिया को। जबकि लेपवर्थ व लव महोदय ने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया? संशोधन। संशोधन कैसे किया कि इन्होंने कौन सी क्रिया को उत्तरदायी माना? इन्होंने माना कि भाई पृथ्वी तल के तापमान में जो लगातार कमी आ रही थी, उस कमी के कारण जो संकुचन की प्रक्रिया हुई, इस संकुचन क्रिया के प्रभाव से सतही भाग पर क्या पड़े? मोड़ पड़े। और मोड़ पड़ने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? वलन। और इस वलन की क्रिया के कारण जब एक भाग अंदर की ओर धसा, एक भाग बाहर की ओर, यानी ऊपर और नीचे की ओर धसे, तो इस कारण से जो दबाव पड़ा, उस दबाव के कारण ज्वालामुखी का क्या हुआ? उद्गार हुआ। और उसके परिणामस्वरूप महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो बातें तो दोनों की सेम ही है, केवल इन्होंने संकुचन को प्रभावी मान लिया और इन्होंने किसको प्रभावी मान लिया? वलन। क्योंकि इन्होंने भी पहले कहा है भाई संकुचन प्रक्रिया के कारण कौन सी प्रक्रिया प्रभावी हुई? वलन या फोल्डिंग प्रोसेस प्रारंभ हुई। उसी के कारण क्या बन गए? महाद्वीप एवं महासागर। तो इन दोनों की बातें तो सिमिलर है, लेकिन फिर भाई सबसे प्रभावी किसको मानना है? तो प्रभावी मानना है चतुष्फलक परिकल्पना को। और चतुष्फलक परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? लोथियन ग्रीन। अब सबसे पहली बात, भाई चतुष्फलक होता कैसा है? 4 समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? चतुष्फलक। ठीक है, 1 2 3 और चौथा पीछे। ठीक है, 4 समान आकार के त्रिभुजों के आपस में मिलने से निर्मित जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? चतुष्फलक। और यही परिकल्पना किसने दी? लोथियन ग्रीन ने। लोथियन ग्रीन ने बताया कि कोई भी जो गर्म वस्तु होती है, यदि उस गर्म वस्तु के तापमान में कमी आने से यदि वो सिकुड़ती है, तो सिकुड़ने के पश्चात गर्म गोलीय वस्तु हमेशा कौन सा रूप धारण करती है? एक चतुष्फलक का रूप धारण करती है। और ये बात इन्होंने किस पर अप्लाई करी? पृथ्वी पर। अब कोई कहे भाई गोल वस्तु चतुष्फलक का रूप धारण कैसे करेगी? इसके अपने पास कोई प्रमाण भी तो होने चाहिए। अब इन्होंने इस बात को आधार मानकर कुछ ऐसे साक्ष्य दिए जो साक्ष्य आज वर्तमान दशाओं के आधार पर बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। अब क्या क्या साक्ष्य दिए? सबसे पहले तो अपन जनरली बात करिए कि भाई जो लोथियन ग्रीन है, इन्होंने क्या क्या साक्ष्य दिए? तो पहला साक्ष्य तो ये दिया कि अपनी जो पूरी पृथ्वी है, जिसका अपन क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है पृथ्वी का? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पृथ्वी पर 2 एलिमेंट, एक स्थल और एक जल। ठीक है, स्थल तो कितने भाग पर है? स्थलीय भाग कुल पृथ्वी के। स्थल 2/3 भाग पर क्या है? कितना बताते हैं? 70 कुल पृथ्वी के 70.8% भाग पर क्या है? जल। 70.8 क्यों बताया? क्योंकि टोटल एरिया कितना? 51 करोड़। 51 करोड़ के अंतर्गत कितना? 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर किसका विस्तार है? जलमंडल का। अब ये जो 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये कुल 51 का कितना आता है? 70.8। इस आधार पर 2/3 भाग अपन किसका बताते हैं? जल का। जब 70.8 पर जल है तो शेष कितना बचा? 29.2। तो 29.2% जो भाग है, यानी कि शेष कितना बच गया? टोटल 51 है, 51 में 36 पे क्या है? जल। तो शेष कितना बच गया? 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो 14.90 पर कौन है? स्थल, जो कुल पृथ्वी का कितना आता है? 29.2। यानी कि 2/3 भाग पर जल और 1/3 भाग पर कौन आता है? स्थल। और जल की बहुलता के कारण ही पृथ्वी को अपन क्या कहते हैं? नीले ग्रह की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस पर 2/3 भाग पर क्या फैला हुआ है? जल फैला हुआ। अब इसमें अपन को एक बात और पता है कि भाई पृथ्वी को जो अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये जो उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नदन हेमिस्फीयर है, इस उत्तरी गोलार्ध को अपन किसकी संज्ञा देते हैं? जल गोलार्ध या स्थल गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध को तो क्या कहते हैं अपन?
स्थल गोलार्ध, जबकि जो दक्षिणी है सदर्न हेमिस्फीयर, इसको अपन क्या बोलते हैं, जल गोलार्ध। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें जल और स्थल का जो अनुपात है वो 60:40 है। 60% भाग किसका है, जल का, और 40% किसका है, स्थल का। दक्षिणी गोलार्ध जो है उसका अनुपात 81:19 है, यानी कि 81% क्या है, जल, और 19% भाग पर क्या है, स्थल। तो ज्यादा प्रधानता किसमें हुई, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध को तो क्या बोल दिया, जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को क्या बोल दिया, स्थल। यानी दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता क्या पाई जाती है, ज्यादा। तो उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध क्या कहलाया, जल गोलार्ध। अब लोथेन ग्रीन ने पहली लाइन जो बताई वो क्या बताई कि इसमें चतुष्फलक में अपन को दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो 1 2 3 और पीछे जो अपन ने 4 लिख दिया, ये जो कोणे निकले हुए हैं ना, इन कोणों को तो लोथेन ग्रीन ने क्या बताया, महाद्वीप। कि जो ऊपर की ओर निकला हुआ ये जो भाग है चतुष्फलक का, ये तो सारे क्या है, महाद्वीप, और इनके बीच में जो नीचे की ओर जो दसा हुआ भाग, अभिनतीय जो भाग है, इनको क्या नाम दिया, महासागर। ठीक है, यानी कि जैसे ये तो हो गया नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाला भाग, ये कौन सा हो गया, अफ्रीका वाला भाग, ये कौन सा बता दिया, यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला, और इसको जोड़ दिया अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये तो सारे महाद्वीप बता दिए। अब इनके बीच में क्या बता दिए, महासागर, कि सबसे उत्तर में कौन सा, आर्कटिक, इधर कौन सा, अटलांटिक, इधर कौन सा, हिंद, और पीछे जो सबसे बड़ा बैठा है वो कौन है, प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से जब इन्होंने व्याख्या करी, अब इसको यदि अपन 2 भागों में बांट दे तो अपन को क्या पता चले कि उत्तरी गोलार्ध में क्या ज्यादा आ रहा है, जलीय स्थल, सीधी सी बात है, ज्यादा क्या आ रहा है, स्थल। तो यही बात किसने बताई, लोथेन ग्रीन ने, कि उत्तरी गोलार्ध में किसकी प्रधानता, स्थल की। उत्तरी गोलार्ध में स्थल व दक्षिणी गोलार्ध में किसकी प्रधानता है, जल की। सत्य लगी पहली बात। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया बिल्कुल आज क्या लग रहा है अपन को, सत्य प्रतीत हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, यदि सामने स्थल है तो उसके विपरीत जल ही मिलेगा। ग्लोब को यदि अपन एनालिसिस करें, उसको उठा के देखें, तो जिधर अपन को सरफेस या स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है उस स्थल के ठीक बिल्कुल विपरीत, और विपरीत वाली स्थिति क्या कहलाती है, एंटीपोडल। विपरीत वाले भाग पर हमेशा क्या मिलेगा, जल, और यदि एक तरफ जल है तो उसके दूसरी तरफ क्या मिलेगा, स्थल। अपवाद स्वरूप कहीं पर भी आपको स्थल के विपरीत स्थल प्राप्त नहीं होगा, और ये बात भी इनकी बिल्कुल आज क्या है, सत्य है। ठीक है, तो दूसरी क्या बता दी कि स्थल के विपरीत तो क्या बताया, जल, और जल के विपरीत क्या होगा, ये बात बिल्कुल भी आज क्या है, सत्य है। तीसरी लाइन जो सबसे मुख्य बता दी कि जो भी महाद्वीप और महासागर है, इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी, चतुष्फलक, और चतुष्फलक किससे बनी है, 4 समान आकार के त्रिभुजों से। तो इन्होंने दूसरी बात कह दी कि भाई जो आज वर्तमान है आपको महाद्वीप और महासागर दिख रहे हैं, उनको उठा के उनकी आकृति देख लो, त्रिभुज के समान मिल रही है। और कोई सा भी महाद्वीप और महासागर यदि अपन उठा के देखते हैं तो उन सबकी आकृति अपन को कैसी दिखाई देती है, त्रिभुज के समान ही दिखाई देती है। इस कारण से सबसे सर्वमान्य परिकल्पना किसको माना जाता है, चतुष्फलक को माना जाता है। यदि थोड़ा सा भी डाउट माइंड में आ रहा हो तो ये अपना महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीका है। शीर्ष भाग क्या है, चौड़ा, दक्षिणी भाग क्या है, सकरा। आकृति किससे मिल गई, अब कोई गए पूरी तो मिली नहीं, तो बने हुए भी कितना समय हो गया, 3 से 3.8 अरब। तो इतने समय तक इसके ऊपर अपर्दनकारी प्रक्रियाएं भी तो चल रही है, किनारों को लगातार क्या करेगी, काटेगी, और काटकर स्वरूप क्या कर देगी, परिवर्तित कर देगी। भाई जैसे आप जो 5 साल की उम्र में जो तस्वीर खिंचवाए थे, यदि 55 साल पे जाके देखो तो वैसी थोड़ी लगेगी, उसमें क्या जाएगा, परिवर्तन। क्योंकि आपके ऊपर भी दोनों प्रकार के बल हमेशा क्या करते हैं, कार्यरत रहते हैं। जिस जल बल का ज्यादा प्रभाव हो गया, आपकी आकृति भी वैसी हो जाएगी। यानी कि मतलब कहने का तात्पर्य है, यदि बाह्य बल क्या हो गए, ज्यादा प्रभावी हो गए तो समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, और यदि आंतरिक बल क्या हो गए, ज्यादा प्रभावी हो गए तो आप बुढ़ापे के समय भी जवान दिखोगे। ठीक है, मतलब कहने का कारण ऐसा है कि आंतरिक विचारों को प्रभावी बना लिया तो सफल क्या हो जाओगे, जल्दी सफल जल्दी हो जाओगे, तो समाज की समस्याएं आना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जब समस्याएं नहीं आएगी तो सीधी सी बात है, जीवन जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लंबा, जिसे अपन बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। भाई एक तो बेरोजगार और एक नौकरी लगा हुआ, नौकरी लगा हुआ 90 साल तक आराम से जी जाएगा, और बेरोजगार 60 तो निकाल के बता दे। ठीक है, तो सारा किसका प्रभाव है, बलों का ही प्रभाव है। कौन से, अंतर्जात और बहिर्जात। तो इस कारण महाद्वीपों की आकृति आज कैसी लग रही है, त्रिभुजाकार, जो इस परिकल्पना का सबसे मुख्य तथ्य माना जाता है कि भाई एक तो कौन, महासागर, और महासागर के साथ कौन है, महाद्वीप, दोनों की आकृति आज कैसी मानी जाती है, त्रिभुजाकार।
तो ये तीन बातें इन्होंने बता दी और तीनों की तीनों बातें आज अपन को क्या लग रही है, सत्य। इस कारण से सबसे सर्वमान्य परिकल्पना कौन सी हो गई, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना। तो ये तो केवल तीन परिकल्पनाएं हैं। पहला तो किसका मत है, लॉर्ड केल्विन का मत। किसको प्रभावी माना, संकुचन को। दूसरा किसका मत है, लेपवर्थ व लव का। किसको प्रभावी माना, संकुचन के कारण जो वलन की क्रिया हो गई, ठीक है। और तीसरी कौन सी, चतुष्फलक परिकल्पना, किसकी, लोथियन। क्योंकि लोथियन ग्रीन के अनुसार ऐसी आकृति जिसका निर्माण चार समान आकार के त्रिभुज से बना है वो क्या कहलाती है, चतुष्फलक। और यही आकृति इन्होंने पृथ्वी पर अप्लाई करी कि कोई भी यदि गर्म गोल वस्तु यदि ठंडी होती है तो उसका आकार कैसा होगा, चतुष्फलक के समान होगा। तो प्रयोग करना, टमाटर को छत पे ले जाके रख देना, ठीक है। तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, चतुष्फलक के समान। और तीन तथ्य बताए। पहला क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाई जाती है, जल की प्रधानता। और ये बात अपन पहले से कहते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध क्या है, स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, जल गोलार्ध है। दूसरा क्या बताया, स्थल के विपरीत क्या मिलेगा, जल, और जल के विपरीत क्या मिलेगा, स्थल। और तीसरी क्या बताई, महाद्वीप में महासागरों की आकृति कैसी पाई जाती है, त्रिभुज के समान पाई जाती है। और तीनों बातें सत्य, तो परिकल्पना भी, चलो नोट कर दो। प्रमुख परिकल्पनाएं है ना, प्रमुख परिकल्पनाएं। सबसे पहले लिखो लॉर्ड केल्विन का मत, लॉर्ड केल्विन का मत, लॉर्ड केल्विन का मत। और इनके सामने एरो लगा के किसको प्रभावी माना, संकुचन क्रिया को प्रभावी, संकुचन क्रिया को प्रभावी, संकुचन क्रिया को प्रभावी, संकुचन क्रिया को प्रभावी। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो लेपवर्थ व लव का मत, लेपवर्थ व लव का मत। और लेपवर्थ व लव के मत के आगे डैश लगा के संकुचन क्रिया के कारण, संकुचन क्रिया के कारण वलन, संकुचन क्रिया के कारण वलन, संकुचन क्रिया के कारण वलन, ठीक है। और तीसरी लिखो चतुष्फलक परिकल्पना, चतुष्फलक परिकल्पना। और सामने डैश लगा के लोथियन ग्रीन, चतुष्फलक परिकल्पना और सामने डैश लगा के लोथियन ग्रीन, लोथियन ग्रीन, लोथियन ग्रीन, ठीक है। अब इसमें जहां पे चतुष्फलक शब्द आया उसके एरो लगा के चार समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना, चार समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना, चार समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना, समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो वो फैक्ट लिखो अपना, कुल पृथ्वी का क्षेत्रफल, कुल पृथ्वी का क्षेत्रफल और डैश लगा के 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब पृथ्वी के एरो लगा के स्थल मंडल, स्थल मंडल। और स्थल मंडल के सामने 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और सामने एरो लगा के कितना प्रतिशत है, 29.2%, 29.2%, 29.2%। और सेकेंड एरो लगा के जलमंडल, जलमंडल, जलमंडल। और जलमंडल के सामने डैश लगा के 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
और 36.10 के सामने डैश लगा के 70.8%, 70.8%, 70.8%। ठीक है, तो प्रधानता किसकी हो गई? जल की। तो जलमंडल के एरो लगा के लिख दो, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लिखो इनके। ठीक है, फर्स्ट लिखो ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल व दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल व दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल व दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता, जल की प्रधानता। नेक्स्ट अगली लाइन, स्थल के विपरीत जल, स्थल के विपरीत जल व जल के विपरीत स्थल का मिलना। स्थल के विपरीत जल व जल के विपरीत स्थल का मिलना, जल के विपरीत स्थल का मिलना। और तीसरी लाइन लिख दो, महाद्वीप व महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार होना। महाद्वीप व महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार होना, महाद्वीप व महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार होना, त्रिभुजाकार होना, त्रिभुजाकार होना। लिख दिए। नेक्स्ट अतः, नीचे लाइन लिख दो एक, अतः सभी मत, अतः सभी मत सत्य प्रतीत होने, सभी मत सत्य प्रतीत होने, सत्य प्रतीत होने के कारण, सत्य प्रतीत होने के कारण यह सबसे सर्वमान्य परिकल्पना है, यह सबसे सर्वमान्य परिकल्पना है, सर्वमान्य परिकल्पना है, सर्वमान्य परिकल्पना है। अब आगे लिखो सिद्धांत, और इसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले अपन जनरली बात करें कि भाई जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, शब्द में ही पता चल रहा है महाद्वीप, और महाद्वीपों का क्या हो रहा है? विस्थापन। यानी जनरली अपन बात करें कि भाई आज जो महाद्वीप को अपन को वर्तमान में जिस स्थान पर दिखाई दे रहे, प्राचीन काल में उस स्थान पर नहीं रहे होंगे, किसी अन्यत्र स्थान पर रहे होंगे, और किसी दूसरे स्थान से गतिशील होकर आज अपनी वर्तमान अवस्था को क्या करे हैं? प्राप्त करें। और आज भी सारे के सारे महाद्वीप स्थिर अवस्था में नहीं है, क्योंकि आज भी उनकी गतिशीलता क्या है? जारी है। और उसी का तो परिणाम है कि वलित मोड़दार जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आज भी इस बात को प्रमाणित करती है कि वे महाद्वीप वर्तमान में इसमें क्या पाए जाते हैं? गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले तो अपन जनरली ये बात कर ले कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसने। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने से पहले अपन को दो चार बातें ये पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में विचार किसका आया, क्योंकि ये तो सबसे अंत में आया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लेकिन इससे पहले भी क्या आ गए थे? कुछ विचार आ गए थे। अब उन विचारों में यदि अपन बात कर ले कि भाई महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में जो सर्वप्रथम विचार आया, सर्वप्रथम विचार जो आया वो किसका आया? अब्राहम आर्टेलियस। सर्वप्रथम विचार किसका था? अब्राहम आर्टेलियस। और ये जो अब्राहम आर्टेलियस थे ये क्या थे? एक डच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। क्या थे? मानचित्र का निर्माण करने वाले थे। और जैसे ही 1596 में
1596 में इन्होंने क्या किया, मानचित्र का निर्माण किया। तो उस मानचित्र में सारे महाद्वीपों को क्या कर दिया, अलग अलग स्थानों पर दर्शा दिया। और जैसे अलग अलग स्थानों पर दर्शाए वहीं से कार्यक्रम चालू हो गया किसका, महाद्वीपों के विस्थापन का। कि भाई बता भाई कारण तो दे भाई, अलग अलग दर्शाए क्यों, पहली बात तो ठीक है कि भाई एक मानव एक व्यक्ति की तस्वीर है, उसको अपन 4 टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग जगह बना दे, ठीक है। तो कोई कारण तो मुझे बता भाई अलग अलग बनाया क्यों, ठीक है। तो वहीं से किसका जन्म हो गया, महाद्वीपों के विस्थापन का। तो पहला विचार किसका था, अब्राहम आर्टलेस का। इसके बाद में कार्यक्रम चालू हो गया। उसके बाद में सेकंड विचार जो आया वो किसका आया, फ्रांसीसी बेकन। सेकंड विचार किसने दिया, फ्रांसीसी बेकन महोदय ने, और जिन्होंने विचार दिया कब, 1620 में। दूसरा विचार कब आया, 1620 में। उसके बाद में जो विचार आया वो किसका आया, फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ। इसके बाद में किसका आया, फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ का। और इनका जो विचार आया वो कब आया, 1850 में। कार्लसवर्थ के बाद में किसका आया, एंटोनियो स्नाइडर। किसका आया, एंटोनियो स्नाइडर। और इनका विचार आया कब, 1858 में। इनके पश्चात जो विचार आया वो किसका आया, फीसर महोदय का। और फीसर महोदय ने विचार कब दिया, 1882 में। इसके पश्चात किसका विचार आया, F.B. टेलर। और F.B. टेलर का जो विचार आया वो कब आया, 1908 में। और सबसे अंत में जो विचार आया वो किसका आया, अल्फ्रेड वेगनर का। और अल्फ्रेड वेगनर का जो विचार आया वो कब आया, 1900। तो इसी कारण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका माना जाता है, अल्फ्रेड वेगनर का माना जाता है। क्योंकि ये बेटा बेटा देख रहा था तो कर ले तो इनको क्या क्या करते हैं। तो इन्होंने जो जो सारा काम कर लिया, एक तो उसका एनालिसिस कर लिया, लेकिन सारे परिपूर्ण थोड़ी कर दिए थे काम। उसमें कुछ ना कुछ क्या छोड़े थे, कमियां छोड़े थे। उन कमियों को दूर करके सबसे सर्वमान्य विचार किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। इस कारण से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड वेगनर को, जिन्होंने ये सिद्धांत कब दिया, 1912 में। तो सबसे पहले विचार तो किसने दिया, अब्राहम आर्टलेस ने। कब दिया, 1596 में। उसके बाद में विचार किसका आया, फ्रांसीसी बेकन का, 1620 में। उसके बाद में फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ कब दिया, 1850। उसके बाद में एंटोनियो स्नाइडर कब दिया, 1858। फीसर महोदय ने 1882। F.B. टेलर महोदय ने 1908। और अल्फ्रेड वेगनर ने कब दिया, 1912 में दिया, ठीक है। अब इसमें भी दो बातें ध्यान रखना। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक है, तो जनक तो कौन है, अल्फ्रेड वेगनर। लेकिन यदि आपसे पूछ ले महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना किसने दी, तो फिर किसका आंसर लगाना है, F.B. टेलर, फ्रैंकलिन ब्रूसली टेलर, ठीक है। तो इन्होंने तो क्या दी है, महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, जबकि इन्होंने क्या दिया है, सिद्धांत। तो सिद्धांत के जनक कौन हो गए, अल्फ्रेड वेगनर। अब अपन बात करेंगे किसकी, वेगनर की, कि भाई वेगनर ने किस किस आधार पर, पहली बात तो तथ्य क्या कर दिए कि भाई उनको देखने पर लगे कि भाई वाकई में महाद्वीपों का क्या हुआ है, विस्थापन। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भी अंगारा लैंड है, तैतीस सागर है, गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये सारे शब्द किन्होंने कहाँ मिले थे, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। तो एक बार नोट कर लो, प्रारंभिक विचार है ना, हेडिंग डाल दी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और उसमें लिखना प्रारंभिक विचार, प्रारंभिक विचार, प्रारंभिक विचार। और उसमें सीरियल से सबसे पहला तो अब्राहम आर्टलेस है ना, अब्राहम आर्टलेस। और आर्टलेस ने दिया विचार 1596 में, 1596। इनके बाद में फ्रांसीसी बेकन, फ्रांसीसी बेकन इन्होंने दिया 1620 में, फ्रांसीसी बेकन 1620। इनके बाद में फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ, फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ, फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ, और इन्होंने दिया 1850 में। इनके बाद में एंटोनियो स्नाइडर, एंटोनियो स्नाइडर, और स्नाइडर ने दिया 1858 में।
1858। इनके बाद में फिशर, और फिशर ने दिया 1882। इनके बाद में एफ बी टेलर, और एफ बी टेलर ने दिया 1908 में, 1908। और सबसे लास्ट में अल्फ्रेड वेगनर, और अल्फ्रेड वेगनर ने दिया 1912 में। तो सबसे सर्वमान्य, सबसे मुख्य सिद्धांत किसका हो गया? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दे दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, अब ये भी थोड़ा उल्टा किस्म का आदमी था, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर जो था वो मूलतः क्या था? जलवायुवेता। अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? यानी कि किसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे? जलवायु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका भाग आता है? जियोमॉर्फोलॉजी का, भू आकृति विज्ञान का। तो सिद्धांत तो किसका है? भू आकृति विज्ञान का। व्यक्ति किसका है? जलवायु विज्ञान का। यदि कहने का मतलब वही है कि भाई गाय भैंसों का डॉक्टर यदि इंसान का इलाज कर दे तो ऑपरेशन किसका करने वाला है? पशुओं का। ये ऑपरेशन किसका कर दे? मानव का। तो प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में टेंशन आ जाए, कर कैसे दिया? ठीक है, क्योंकि दोनों बातें क्या है? अलग अलग है। अध्ययन किसका करने वाला है? जलवायु का। कार्य किसका कर दिया? भू आकृति विज्ञान का, यानी कि स्थल मंडल का कार्य कर दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में क्या आ गई? टेंशन आ गई, कर कैसे दिया? तो जब ये प्रत्येक स्थान की जलवायु का क्या कर रहे थे? घूम घूम कर अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि भाई जलवायुविद्या का कार्य यही होता है, प्रत्येक स्थान पर जाएगा और वहां की जलवायु दशाओं का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। तो ये कार्य कर रहे थे बेचारे अपने मस्त स्वभाव से। लेकिन जैसे ही जलवायु का अध्ययन करते करते इनको 2-4 घटनाएं ऐसी मिल गई जो वहां की जलवायु के साथ मेल ही नहीं खा रही थी। भाई तू यहाँ कैसे मिल गई? ठीक है, जलवायु तो मिलनी चाहिए थी वहां पर अलग प्रकार की, लेकिन जलवायु दशाओं के साथ साथ कुछ तथ्य इसको ऐसे मिल गए उन स्थानों पर जो उस जलवायु के साथ समानता नहीं रख रहे थे। भाई सीधी सी बात है, इस क्लास में भाई सारे बच्चे अधिकारी और अधिकारियों का एक ही कार्य होता है, बिल्कुल शांत चिंतन होकर पढ़ाई का ध्यान देते हैं। लेकिन इन अधिकारियों के बीच में एक विशेष पद्धति आ जाए ताकि उसका खाया पिया यहाँ पे हजम नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष प्रजाति का कार्य होता है चुपचाप बैठ नहीं सकती एक जगह। अब जैसे वो 5 मिनट होगी फिर कुछ ना कुछ हलचल करे, तो मेरे जैसा जो सामने खड़े उसके बाद वो हजम थोड़ी होगी। तो फिर वो सीधा से क्या बोल देगा कि भाई तू है किस वर्ग का, पहले ये तो बता कि भाई तैयारी किसकी करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ में मेल नहीं खाएगा। तो जैसे जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, इनको 2-3 जगह पर ऐसी दशाएं मिल गई जो जलवायु के साथ समानता नहीं रख रही थी। उसमें एक तो अपना पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, कि भाई पहला जो एविडेंस मिला इनको वो तो क्या था कि जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल में किसके अवशेष मिल गए इनको? हिमोड़ के। पश्चिमी मरुस्थल में किसके जमाव मिल गए इनको? हिमोड़ के। हिमोड़ क्या होता है? किसी भी एक स्थान पर जब हिमनद द्वारा गतिशील करके लाए गए कंकड़ पत्थरों का जमाव या ढेर क्या कहलाता है? हिमोड़। ला कौन रहा है? हिमनद। हिमनद कहाँ बनता है? हमेशा शीत प्रधान जलवायु के क्षेत्र में। मिल कहाँ गया? मरुस्थल में, जहां पर बर्फ का लेन देना ही नहीं है, क्योंकि मरुस्थल कहां पर विकसित होता है? जहां पर तापमान क्या होता है? उच्च, और उच्च तापमान के साथ वर्षा क्या होती है? न्यून, जहां पर वनस्पति का उगना संभव नहीं है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल। तो जहां पर वर्षा ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो पहली बात तो बर्फ के अवशेष क्यों मिले भाई वहां पे? यानी कि पता क्या चला कि भाई आज तो भले ये क्षेत्र